क्या सभी बच्चों को मेरी स्क्रीन विजिबल है? यस यस सर। सर। Yes, sir. एवरीवन, क्या मेरी स्क्रीन विजिबल है? Yes, sir. यस सर। तो बच्चे सर। क्लास हमारी होगी आज टोटल 2 जनरल स्टडीज में। ठीक है, पहली क्लास होगी आपकी फिजिकल ज्योग्राफी की एंड दूसरी बच्चे आपकी क्लास होगी वर्ल्ड मैप की। मैं उम्मीद करता हूं कि हर एक बच्चे के पास मैप की किताब आ गई होगी। यस और नो? नो सर। नो सर। नो किसके सर। पास नहीं है? सर मेरे पास सर। मेरे पास सर। राज। मेरे मतलब सर मेरे कौन? पास राज। सर 10 तारीख के अंदर आ जाएगा सर। अच्छा चलो ठीक है, कोई नहीं। आज अभी के लिए बच्चे में स्टार्ट करेंगे फिजिकल ज्योग्राफी से। ये है सर लेक्चर नंबर 1। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंट्रो टू दी सब्जेक्ट। सबसे पहले थोड़ी सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस को समझेंगे, अबाउट फिजिकल ज्योग्राफी समझेंगे, फिजिकल ज्योग्राफी से ही क्यों स्टार्ट करने वाले हैं उसको समझेंगे। आफ्टर दैट विल मूव टू इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ आज और कल की क्लास में मैं आपको कंप्लीट करवाऊंगा। ठीक है, दो चीजें, पहला कॉपी पेन लेके बैठना, दूसरा मैं आराम से चलूंगा तो मेरी क्लास में प्लीज हैव पेशेंस। कोई भी घाई घाई नहीं करनी है, आराम से चलेंगे, मजे से पढ़ेंगे, तसल्ली से पढ़ेंगे। क्लियर है? क्लियर यस सर। सर। चलिए, ओके सर। सबसे पहले बच्चे ये जो ज्योग्राफी सब्जेक्ट है, थोड़ा सा हम सब्जेक्ट के ऊपर काम करते हैं। ठीक है, मैं आपको एक चीज बताता हूं, उसको ध्यान से अपने कॉपी के अंदर नोट डाउन करना। आपकी जो सराउंडिंग्स है, सराउंडिंग्स यानी आपके आसपास जो भी चीजें हैं, जब आप अपने घर से बाहर निकलते हो तो आपको सर पेड़ पौधे दिखते हैं, आपको सर बादल दिखते हैं, आपको सर लैंड दिखता है, आपको सर रिवर्स दिखती हैं या तालाब दिखता है या कुछ भी दिखता है विच इज रिलेटेड टू दी वाटर। कहने का मतलब क्या है, आपकी जो सराउंडिंग्स हैं, ये सब्जेक्ट किसी ना किसी प्रकार से उसे इन्फ्लुएंस करता है, उसे प्रभावित करता है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, ये मैं आपको अगले 15 मिनट के अंदर समझाने वाला हूं। ठीक है, ध्यान से समझना, कहीं भी कोई डाउट होगा रोक के पूछ लेना। अगर मैं बात करूं इंडिया की, तो भारत जैसे देश के लिए सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इस टाइम पे या पिछले कुछ समय से, या मैं ये कह सकता हूं कि आजादी के बाद से ही इंडिया जैसे देश के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो है दैट इज एग्रीकल्चर। एग्रीड? यस सर। दैट इज Yes, sir. एग्रीकल्चर। अगर मैं इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात करूं तो नियर अबाउट 50% ऑफ द इकोनॉमी, या फिर आप ये कह सकते हो कि 50% ऑफ द पीपल, यानी जो वो 50% पॉपुलेशन है, जो 50% लोग हैं, उनकी इकोनॉमी, उनके पैसे कमाने का जो सोर्स है वो डिपेंड करता है कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर। ठीक है, अल्टीमेटली सर इस बात का सारांश क्या है कि मोर देन 50% ऑफ द पीपल इन इंडिया आर एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज। राइट सर, एग्रीकल्चर के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है? सॉयल। मुझे बताओ, बिना मिट्टी के आप कभी भी एग्रीकल्चर एक्सिक्यूट कर पाओगे? यस और नो? नो नो No, सर। sir. सर आपको सॉयल चाहिए, Yes, यू sir. नीड क्लाइमेट। आप कुछ बच्चों को अगर क्लाइमेट से कुछ नहीं समझ में आ रहा तो इसको आप रिलेट करो अभी के लिए टेम्परेचर से, रेनफॉल से। ठीक है, सॉयल हो गया सर, क्लाइमेट हो गया। सर हमें इरिगेशन भी तो चाहिए। बिना इरिगेशन के क्या एग्रीकल्चर पॉसिबल है? नो सर। आंसर इज नो सर, नहीं पॉसिबल है। सर इरिगेशन आप कैसे करोगे? यू नीड वाटर। वाटर कैसे आएगा? रेनफॉल। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि रेनफॉल कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर को डायरेक्टली प्रभावित करता है? यस और नो? यस। यस सर। करता है। चलो Sir. थोड़ा सा हम और रिलेट करने की कोशिश करते हैं। सर सॉइल किससे बनता है, बताइए? सर सॉइल किससे बनता है? Weathering of rocks. रॉक से। वेदरिंग इरोजन अभी छोड़ दो, सिंपल बताओ सॉइल किससे बनता है? सर रॉक से, राइट? रॉक किससे बनती है? एनीवन? सर रॉक किससे बनती है? ब्रेक डाउन ऑफ लावा यस सर। या कूलिंग डाउन ऑफ लावा, आप ऐसे कह सकते हो। कूलिंग डाउन ऑफ लावा कैसे बनती है सर? जब आपका जो लावा है वो कूल डाउन होता है। जिन बच्चों को लावा वर्ड का मतलब नहीं समझ में आ रहा, सिंपल समझो कि बहुत ही गर्म फ्लूइड सब्सटेंस है। ओके,
सर लावा आपको कहां से मिलेगा? वॉल्केनो से। और वॉल्केनो कहां से आ रहा है? वॉल्केनो कहां से आ रहा है बच्चे? अर्थ के इंटीरियर से। Yes, sir. अर्थ के इंटीरियर से। यानी कि अगर मैं आपसे एक पॉइंट बोलूं कि अगर आपको सॉयल को समझना है तो सबसे पहले बच्चे आपको अर्थ का इंटीरियर समझना पड़ेगा। बिकॉज अगर आपको अर्थ का इंटीरियर नहीं पता तो आपको वॉल्केनो नहीं समझ में आएगा, वॉल्केनो नहीं समझ में आया तो लावा नहीं समझ में आएगा, लावा नहीं समझ में आया तो रॉक नहीं समझ में आएगा, रॉक नहीं समझ में आया तो सॉयल नहीं समझ में आएगा। एक और कनेक्शन बनाते हैं। सर रॉक्स में क्या पाए जाते हैं? मिनरल्स। क्या मिनरल्स आपकी सॉयल को प्रभावित करते हैं? क्या इन्फ्लुएंस करते हैं? यस और नो? सर करते हैं, यस सर। राइट? आप सुनो, अगर आपको सॉयल नहीं समझ में आया बच्चे तो आप एग्रीकल्चर के ऊपर नहीं जा पाओगे। अगर आप एग्रीकल्चर के ऊपर नहीं गए तो नियर अबाउट 50% ऑफ योर पॉपुलेशन, यानी भारत की जो लगभग 50% आबादी है, आप कभी भी उनकी प्रॉब्लम्स को, उनके काम को समझ नहीं पाओगे। वर्क प्लस प्रॉब्लम, वर्क प्लस प्रॉब्लम, आप कभी भी उसको समझ नहीं पाओगे। ठीक है, आप सुनो, जब आपको ये नहीं समझ में आएगा, यानी कि सर आपने नियर अबाउट 50% ऑफ दी पॉपुलेशन की समस्याएं, उनका काम कैसे होता है, क्या नहीं होता है, आपने हर एक चीज मिस कर दी। सर ह्यूमन ज्योग्राफी, मानव भूगोल, फिर आपको इस सब्जेक्ट को रिलेट करने में दिक्कत आएगी। ठीक है, सिर्फ इनके काम, इनकी दिक्कत नहीं, 50% ऑफ दी पीपल ऑफ इंडिया की इकोनॉमी आप नहीं समझ पाए तो कहीं ना कहीं आपको इकोनॉमी सब्जेक्ट पढ़ने में भी दिक्कत आएगी जब आप उसमें एग्रीकल्चर सब टॉपिक पढ़ोगे। ठीक है, आप मेरी बात ध्यान से सुनना। एग्रीकल्चर के लिए क्या रेनफॉल इज इंपॉर्टेंट? रेनफॉल के लिए क्या सर, क्या कहते हैं, आपको क्लाइमेट एटसेट्रा की नॉलेज होनी चाहिए। यस, यस सर। होनी चाहिए। चलो उस पर हम बाद में आते हैं। टॉकिंग अबाउट रिवर्स, कभी जो आप हिस्ट्री भी पढ़ोगे तो उसमें आप क्या पढ़ते हो? इंडस वैली सिविलाइजेशन। या अगर मैं आपसे कहूं कि एक जनरल अंदाजा लगाओ, उत्तर प्रदेश एंड बिहार, सभी बच्चों को यहां की पॉपुलेशन का अंदाजा है। उत्तर प्रदेश और बिहार में इतनी ज्यादा पॉपुलेशन क्यों है? सर बिकॉज ऑफ रिवर्स। हिस्ट्री में भी जब आप पढ़ते हो, यू आर रीडिंग इंडस वैली सिविलाइजेशन, आप इंडस रिवर के बारे में पढ़ रहे हो। वो सभ्यता वहां पर क्यों आई? बिकॉज रिवर्स प्रोवाइड यू दी फर्टाइल लैंड फॉर एग्रीकल्चर। ठीक है, रिवर्स आपको एक कनेक्शन प्रोवाइड करते हैं, आपको पानी प्रोवाइड करते हैं, लाइवलीहुड प्रोवाइड करते हैं आपको, लाइवलीहुड या जिसको आप लिवलीहुड भी कहते हो, जीने का स्रोत, जीने का रास्ता प्रोवाइड करते हैं, कमाने का माध्यम देते हैं, कमाने का साधन देते हैं। इसीलिए यूपी एंड बिहार बेल्ट में आप देखोगे कि आपकी मैक्सिमम पॉपुलेशन है, बिकॉज देयर आर सो मेनी रिवर्स इन दिस एरिया। इसीलिए इस बेल्ट में अधिकतम पॉपुलेशन है। हिस्ट्री में व्हेन यू आर स्टडीइंग अबाउट दी सिविलाइजेशन, सर हम उसे रिवर से क्यों रिलेट कर रहे हैं? बिकॉज रिवर के किनारे उनके पास अच्छा खासा फर्टाइल लैंड था, जिसकी वजह से वो एग्रीकल्चर को सपोर्ट कर पाएंगे, एग्रीकल्चर कर पाएंगे, अपने बच्चों का पेट भर पाएंगे, कमा पाएंगे, एक्सपोर्ट कर पाएंगे। अल्टीमेटली जब वो कमाएंगे, वो एक्सपोर्ट करेंगे तो उनका लिविंग स्टैंडर्ड बेटर होगा। दैट इज इकोनॉमी। ठीक है, क्लाइमेट चेंज एक्सेट्रा आप पढ़ते हो। ठीक है, क्लाइमेट चेंज एक्सेट्रा आप पढ़ते हो, आप एग्रीकल्चर की प्रॉब्लम्स पढ़ते हो। सर क्लाइमेट चेंज कैसे पढ़ोगे जब आपको क्लाइमेट के बारे में पता ही नहीं है? यू आर स्टडिंग अ क्लाइमेट चेंज, बट आपको क्लाइमेट के बारे में नहीं पता तो कहीं ना कहीं वो जो इन्वायरमेंट सब्जेक्ट है उसको भी आप रिलेट नहीं कर पाओगे। राइट, तो भीड़ को हटाते हैं और सिंपल भाषा में बात करते हैं। ध्यान से देखो सबसे पहले इस पिक्चर को, क्या दिख रहा है आपको यहाँ पे, क्या आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो, बताइए। turns out to be our values, trust, Sorry? belief. So then it gets accumulated in a form of learning, and the more we start believing in them,
The more permanency, भैया ये कौन था ये? अपना नाम बताइए प्लीज। नाम बताओ। अरे मैं कुछ नहीं बोल रहा, एटलीस्ट आप अपना नाम तो बताइए। Sir, am I audible to you? यस। Sir, my name is Dev Bhatt. देव भट्ट, आप ये क्या कर रहे थे बच्चे अभी? सर गलती से हो गया था, मैंने जानबूझ के नहीं किया था, कुछ बैक ऑफ द लगा हुआ था, वो प्ले हो रहा था, तो मुझे लगा शायद आपकी साइड से, तो मैंने बाद में देखा, तो मैंने उसे अभी बंद कर दिया। इट इज बाय। आप इस टाइम पे हो कहाँ पे? सर मैं अपने घर पे हूँ। तो क्लास को प्लीज किसी शांत माहौल में देखिए, नहीं तो ये सभी चीजें आप कनेक्ट नहीं कर पाओगे बच्चे, ठीक है? ओके सॉरी सर, बट इट इज बाय मिस्टेक सर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलो मुझे बताइए कि आप इस पिक्चर में क्या क्या चीजें देख पा रहे हो, क्या क्या चीजें ऑब्जर्व कर पा रहे हो, बताइए वन बाय वन। तो वाटर है, वहाँ पे बहुत सारे पेड़ पौधे हैं। वाटर है, माउंटेन mountain है, माउंटेन है, फिर क्लाउड्स है। clouds है, forest माउंटेन्स, Cloud. forest सर वी कैन क्लाउड, सी ग्रीनरी एंड रिवर एंड ट्रीज, क्लाउड्स। ठीक है? क्या ये सभी फैक्टर्स, क्लाउड्स कैसे बने? क्लाउड्स कैसे बने? ओशियन के वाष्पीकरण से, इवेपोरेशन से। वो प्रोसेस कैसे होता है मैं आपको समझाऊंगा। सर रिवर्स, सर ट्रीज, सर माउंटेन्स, माउंटेन्स कैसे बने, एटसेट्रा। जितनी भी चीजें हैं कहीं ना कहीं आप उसको ज्योग्राफी स्पेसिफिक सब्जेक्ट के अंदर ही पढ़ोगे। कैसे, अभी मैं आपको बताता हूं। इस पिक्चर में आपको क्या क्या दिख रहा है? सर हमें क्लाउड दिख रहे हैं, सर हमें माउंटेन्स दिख रहे हैं, ठीक है? सर हमें ट्रीज दिख रही हैं, सर हमें वाटर दिख रहा है। चलो अब थोड़ा साफ साफ चीजों को लिखते हैं। ज्योग्राफी के टोटल बच्चे 3 एस्पेक्ट्स हैं जो आपको पढ़ना है। ये 3 एस्पेक्ट्स बेसिक्स हैं ज्योग्राफी सब्जेक्ट को स्टार्ट करने के लिए। ये नहीं आएगा तो आपकी इंडियन ज्योग्राफी भी गई, फिजिकल ज्योग्राफी तो गई ही गई, वर्ल्ड ज्योग्राफी भी समझ में नहीं आएगी। पहला एस्पेक्ट है बच्चे लिथोस्फीयर। पहला एस्पेक्ट क्या है बच्चे? लिथोस्फीयर। दूसरा है बच्चे आपका एटमॉस्फेयर। दूसरा क्या है बच्चे आपका? एटमॉस्फेयर। एंड तीसरा है बच्चे आपका हाइड्रोस्फीयर। प्लीज नोट्स बनाते रहिएगा, नोट्स को बाद के लिए बचा के मत रखना, बहुत दिक्कत हो जाती है फिर, ठीक है? लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फीयर। अब कुछ बच्चों को ये बिल्कुल भी समझ में नहीं आया, ध्यान से सुनना। मैं पहले आपको रिलेट करवा रहा हूं, फिर मैं आपको आसान भाषा में इसी चीज को समझाता हूं। जब आप फिजिकल ज्योग्राफी का लिथोस्फीयर वाला पोर्शन पढ़ोगे, वहां से बच्चे आप पहुंचोगे रॉक के ऊपर, रॉक से बच्चे आप पहुंचोगे सॉइल के ऊपर, एंड सो ऑन। फिर सॉइल से एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर से इकोनॉमी, ह्यूमन ज्योग्राफी, हर एक चीज आप रिलेट कर पाओगे। जब आप फिजिकल ज्योग्राफी का एटमॉस्फेयर वाला पार्ट पढ़ोगे, यू स्टडी अबाउट विंड, एयर, रेनफॉल, साइक्लोन, एटसेट्रा, ठीक है? जब आप फिजिकल ज्योग्राफी का हाइड्रोस्फीयर वाला पोर्शन पढ़ोगे तो बेसिकली यू विल स्टडी अबाउट ओशियंस। अब गलती क्या होती है इसमें बच्चों से, वो डायरेक्टली ओशियन करेंट्स को पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। सर क्या आपको ग्लोबल विंड पैटर्न्स पता है? नहीं सर वो तो नहीं आता मुझे, वो मत पूछो। तब ओशियन करंट कैसे समझ में आ रहा है? इसका मतलब आप रट्टा मार रहे हो, राइट? इसका मतलब आप रट्टा मार रहे हो, और एग्जामिनेशन में रट्टा मारने वाला काम चलेगा नहीं। तो सर ज्योग्राफी के टोटल कितने एस्पेक्ट्स हैं? 3 एस्पेक्ट्स हैं, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर। सर लिथोस्फीयर मतलब जिसमें हम पूरा का पूरा लैंड के बारे में पढ़ते हैं कि लैंड के ऊपर या लैंड के अंदर क्या फिनोमेना चल रहे हैं। एटमॉस्फेयर मतलब हम कहीं ना कहीं एयर के बारे में पढ़ते हैं, एयर से रिलेटेड चीजों को पढ़ते हैं। हाइड्रोस्फीयर मानी हम कहीं ना कहीं वाटर के बारे में पढ़ते हैं। हाइड्रोस्फीयर से मेरा तात्पर्य ये है, ये मैं आपको समझाना चाहता हूं, दैट इज हम कहीं ना कहीं इसमें वाटर के बारे में पढ़ रहे हैं, ओशियन के बारे में पढ़ रहे हैं। मुझे एक बात बताओ, क्या लैंड, एयर एंड वाटर यही आपका मिलकर लाइफ पॉसिबल बनाते हैं? Yes. क्या बिना इनके जीवन है?
नो सर। No, sir. द आंसर इज No, नो। sir. तो बच्चे यही कंपोनेंट्स तो आपका मिलके बायोस्फीयर बनाते हैं। सर व्हाट इज बायोस्फीयर? जहां पे लाइफ पॉसिबल हो। व्हाट इज बायोस्फीयर? जहां पर लाइफ पॉसिबल। ठीक है, इसका मतलब ज्योग्राफी के टोटल 3 एस्पेक्ट्स हैं। एक, जब हम पूरे लैंड वाले फिनोमेना को पढ़ रहे हैं, सर वॉल्केनो हो गया, अर्थक्वेक हो गया, अर्थ के इंटीरियर में क्या है, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी क्या है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी क्या है, यानी कि उसमें कहीं ना कहीं आपका लैंड इन्वॉल्व। फिर जब हम एटमॉस्फेयर वाले पार्ट पे आते हैं, एयर के बारे में स्टडी करते हैं, तो उसमें सर हम विंड पैटर्न्स को समझते हैं, साइक्लोन, रेनफॉल, टेम्परेचर इन्वर्जन, हर एक चीज उसके अंदर हम समझते हैं। सर हाइड्रोस्फीयर वाले पोर्शन पे जब हम आते हैं, तो पूरा का पूरा हम बातें करते हैं अपनी ओशियन के अराउंड, पानी के अराउंड, जल के अराउंड। एंड सर लैंड, एयर एंड वाटर यही मिलकर आपकी लाइफ पॉसिबल बनाते हैं। जहां पर लाइफ पॉसिबल हो ऐसे एरिया को बच्चे हम क्या कहते हैं? बायोस्फीयर। स्फीयर मतलब यहां पर मेरा मतलब है अर्थ से। ठीक है, स्फीयर मतलब क्या बच्चे? अर्थ। वैसे तो अर्थ आपकी ज्वाइड शेप में है, बट यहां पर आप स्फीयर को थोड़ा सा कनेक्ट करोगे अर्थ के साथ। बायो मतलब लाइफ। बायो मतलब लाइफ। तो सर लाइफ जहां पर पॉसिबल, दैट इज नोन एज बायोस्फीयर। समझ में आया? क्या इस सब्जेक्ट के बारे में आपको समझ में आया? इसका मतलब अगर मैं आपको कहूं कि अर्थ का इंटीरियर आपके समझ में नहीं आया, तो ना आपको वोल्केनो समझ में आएगा, ना लावा, ना लावा की कूल डाउन, ना रॉक, ना मिनरल्स, ना सॉयल। अब सॉयल नहीं समझ में आया तो उसके जो वेरियस फैक्टर्स हैं, फॉर एग्जांपल क्लाइमेट, टेम्परेचर, रेनफॉल। जब बेसिकली आप रेनफॉल एक्सेट्रा पढ़ते हो कि सर रिवर्स है, रिवर्स कैसे आ रही है, कुछ तो आपकी हो गई माउंटेन से, जो ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, माउंटेन से जो आपकी रिवर्स आ रही है, दैट आर पेरेनियल रिवर्स। कुछ आपकी सीजनल रिवर्स है। ठीक है, कुछ बच्चे आपकी सीजनल रिवर्स हैं जो बेसिकली रेनफॉल एक्सेट्रा में आपको सीजन्स में देखने को मिलती हैं। तो बेसिकली जब आप वो टेम्परेचर, वो रेनफॉल, इन सभी चीजों को समझ रहे हो, तो आप फिजिकल ज्योग्राफी का क्लाइमेटोलॉजी वाला पोर्शन पढ़ते हो। सर इरिगेशन, वाटर, ओशियन, हाइड्रोस्फीयर, जब आपका ये क्लियर होता है तो आप फिजिकल ज्योग्राफी का ओशियनोग्राफी या फिर ओशियनोलॉजी वाला पोर्शन पढ़ते हो। सर सॉयल है, लावा है, वोल्केनो है, अर्थक्वेक है, मिनरल्स हैं, एग्रीकल्चर है, सब कुछ है। जब आप ये चीजें पढ़ते हो तो आप फिजिकल ज्योग्राफी का लिथोस्फीयर यानी कि लैंड वाला सेक्शन पढ़ते हो। मुझे बताइए, क्या सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग हर एक बच्चे को क्लियर है? वाई फिजिकल ज्योग्राफी इज इंपॉर्टेंट, क्या हर एक बच्चे को क्लियर है? सर हम फिजिकल ज्योग्राफी से क्यों स्टार्ट कर रहे हैं? बिकॉज जब आपको यहां पर इसके बेसिक समझ में आ जाएंगे, तब आप सेम चीज को, जब आप लिथोस्फीयर, क्लाइमेटोलॉजी एंड ओशियनोलॉजी या ओशियनोग्राफी इंडिया के रिस्पेक्ट में पढ़ते हो, उसे आप कहते हो इंडियन ज्योग्राफी। जब आप उसको वर्ल्ड के रिस्पेक्ट में पढ़ते हो, उसे बच्चे आप कहते हो वर्ल्ड ज्योग्राफी। मुझे बताइए, क्या इतनी बात में किसी भी बच्चे को कोई भी सिंगल डाउट, यस और नो? नो नो सर। सर। No, No, sir. sir. समझ में आ रहा है? यस सर। Yes, sir. रिलेट कर पा रहे हो? Yes, sir. Yes, sir. रिलेट कर पा रहे हो? Yes. यस Yes, सर। sir. चलिए, Yes, तो sir. एग्जैक्टली हम क्या क्या चीजें डिस्कस करने वाले हैं, मेरी बात ध्यान से सुन लो। एक डायग्राम मैं बनाता हूं वापस से यहां पर। सर ये हो गया लैंड वाला पोर्शन। अब धरती पर तो समुद्र भी है, तो क्या समुद्र के नीचे जमीन नहीं है? बिल्कुल है सर। ये हो गया बच्चे आपका लैंड वाला पोर्शन। यहां पे मैं थोड़ा सा पानी बना रहा हूं। ये हो गया बच्चे आपका वाटर। ठीक है, और ये हो गई सर उससे लगी एटमॉस्फेयर। तो बेसिकली हम किस एस्पेक्ट से स्टार्ट करने वाले हैं? दैट इज ये लैंड वाला पोर्शन। हम सबसे पहले इसके फिनोमेनास को पढ़ेंगे। अब लैंड वाला पोर्शन मतलब आपको जो भी चीजें अंदर या बाहर होते हुए दिख रही। फिजिकल ज्योग्राफी, फील दी सब्जेक्ट, भौतिक भूगोल, जिसे हम देख सकते हैं, जिसे हम महसूस कर सकते हैं, राइट? तो इस लैंड वाले पोर्शन में बच्चे आपका वोल्केनो हो गया, आपका अर्थक्वेक हो गया, ठीक है, प्लस में आपका कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी हो गई, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी हो गई, राइट? इसके साथ साथ आपके रॉक्स हो गए, इसके साथ साथ बच्चे आपके मिनरल्स हो गए। ये सभी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं, बट हर एक चीज को पढ़ने से पहले आपको वोल्केनो पढ़ना है, आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि सर ये लावा वगैरह कहां से आ रहा है? अर्थ के अंदर से। तो अर्थ के अंदर ऐसी क्या चीजें हैं जो वोल्केनो जैसी परिस्थिति को जन्म दे रहा है या फिर उत्पन्न कर रहा है?
तो अल्टीमेटली विल बी स्टार्टिंग विथ इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। यहां तक कोई डाउट है तो प्लीज पूछिए, वरना मैं आगे बढ़ता हूं। बताइए, नो डाउट सर। यहां तक कोई डाउट है कि आगे बढ़े? No, sir. नो डाउट सर। आगे बढ़ो। आगे बढ़ूं? अच्छा ठीक है, गुड। कौन था ये बालक? अपना परिचय दें। तनुज। तनुज। तनुज तनुज आईएमए बैच। यस सर। तेरी तो कॉलेज होती है इस टाइम पे। अभी मिस करती है, अभी अगर अटेंडेंस लगेगी तो भाग के जाऊंगा। वाह यार, गुड। चलो सर, स्टार्टिंग विथ लिथोस्फीयर। अब सबसे पहले आपको इस वर्ड की अंडरस्टैंडिंग बनानी होगी। ज्योग्राफी में कभी जो आपने शब्दों के ऊपर काम कर लिया तो 40 to 50% काम आपका ऑलरेडी खत्म। सर लिथोस्फीयर में आपको दो वर्ड दिख रहा होगा। एक है सर आपका लिथ प्लस स्फीयर। अभी मैंने आपको बताया कि स्फीयर से आप क्या रिलेट करोगे, जल्दी से मुझे बता दो एवरीवन। सर स्फीयर से आप क्या रिलेट करेंगे, जल्दी से बताइए। अर्थ। आप मेरी बात ध्यान से सुनो। कहीं भी आपको ज्योग्राफी में लिथ वर्ड मिल जाए, आप उसको इक्वेट करोगे या आप उसको समझोगे दैट इज रॉक। ठीक है, दैट इज रॉक। किसी बच्चे ने अगर पहले तैयारी की हो तो आपने बैथोलिथ, पैकोलिथ, लैपोलिथ इन सब के बारे में सुना होगा। तो कहीं तो हमें वहां भी आसानी होगी कनेक्टिविटी बनाने में कि सर एग्जैक्टली हम रॉक्स के आसपास ही बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए। सर लिथ वर्ड का मतलब क्या है? रॉक। व्हाट इज स्फीयर? इसको मैं कहीं ना कहीं रिलेट कर रहा हूं इस टाइम पे अर्थ से। किससे सर? अर्थ से। ठीक है, कहने का तात्पर्य क्या है कि ये हमारी अर्थ है, इसके चारों तरफ हमें रॉक्स देखने को मिलती। ठीक है, इतना समझ में आया? सर ये रॉक आ कहां से रही है? जब आपका लावा कूल डाउन हो रहा है। अब कई बच्चों को लावा और मैग्मा में भी कंफ्यूजन होती है। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। सर लावा और मैग्मा में बेसिक डिफरेंस क्या होता है? क्या किसी बच्चे को पता है? एनीवन? एनीवन? क्या किसी बच्चे को पता है लावा और मैग्मा में बेसिक डिफरेंस क्या होता है? तो मैग्मा जब वो अंदर रहता है तब, और जो लावा जो बाहर निकलता है उसको लावा बोलते हैं। बिल्कुल सही, एग्जैक्टली exactly. जो आपका हॉट फ्लूइड मटेरियल है, गरम लिक्विड जैसा मटेरियल है, जब वो धरती के अंदर है तो उसे आप बोलोगे मैग्मा। जब वो धरती पर आ गया, धरती की सरफेस पे आ गया, सतह पर आ गया, तब आप उसे बोलोगे लावा। क्या ये बेसिक डिफरेंस हर एक बच्चे को क्लियर है? यस सर। क्या ये बेसिक डिफरेंस हर एक बच्चे को क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. बेसिकली जब ये, हाँ जी बताइए। सर लावा हाँ के जी, नीचे क्या लिखा है सर? लावा के नीचे सरफेस, सरफेस। ओके सर। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। जब बेसिकली बच्चे उनकी कूलिंग होती है तो आपको क्या देखने को मिलता है? रॉक। लेकिन ये लावा और मैग्मा आ कहां से रहे हैं? थ्रू वॉल्केनो। एंड वॉल्केनो कहां से आ रहा है? धरती के अंदर से। तो जीवन का सत्य क्या है कि सबसे पहले आपको इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ पता होना चाहिए। क्या ये कनेक्शन समझ में आया? आप कभी भी लिथोस्फीयर में कंफ्यूज तो नहीं होगे नो सर। नो सर। एवरीवन? क्या कभी भी लिथोस्फीयर में कंफ्यूज तो नहीं होगे? नो सर। No, sir. चलिए No, sir. सर, एग्जैक्टली अगर मैं आपको बताऊं तो इस डायग्राम को हम खोल के स्टडी करने वाले। कहने का मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल दिस इज अर्थ। ये है सर अर्थ का सेंटर पॉइंट। मैं इसके अंदर जा रहा हूं। मतलब वैसे तो कोई अंदर जा नहीं सकता, वो इतना गर्म होता है, बट कुछ एजम्पशंस हैं, कुछ एविडेंसेस हैं जिसके बेसिस पर हम स्टडी करेंगे। फिर मैं आपको एविडेंसेस भी पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो बेसिकली हम यहाँ पे सर अंदर जा रहे हैं, अंदर की चीजों को ऑब्जर्व करेंगे, अंदर के पैटर्न को समझेंगे कि सर एग्जैक्टली क्या क्या चीजें हैं। समझ में आ गया?
क्लियर है क्या? यस सर, यस सर। चलिए, क्लियर सर। तो अभी भी इसको देख लो, इस डायग्राम को हम स्टडी करने वाले हैं। क्लियर है? क्लियर है? आगे यस बढ़े। सर। हेडिंग डालिए सर। हेडिंग नंबर 1, दैट इज अर्थ इंटीरियर। अर्थ इंटीरियर। अर्थ इंटीरियर, ठीक है। चलो, सबसे पहले बच्चे इसी डायग्राम को, इस डायग्राम को मैं थोड़ा सा खोल के बना रहा हूं आपके लिए। जैसे जैसे मैं बना रहा हूं प्लीज वैसे वैसे अपने कॉपी के अंदर नोट डाउन कर लेना। डिवीजन 1, डिवीजन 2 एंड डिवीजन 3। चलिए सर, सबसे पहले ये आपका हो गया जमीन वाला भाग, पेड़ वगैरह मैं बना दे रहा हूं। ये हो गया बच्चे आपका पानी वाला भाग। सर पानी वाला भाग, मुझे एक बात बताओ, जो आपकी अर्थ है, क्या हमें वहां पर ओशियंस देखने को मिलते हैं? मिलते हैं सर। यस सर। क्या ओशियंस के नीचे कहीं ना कहीं आपको लैंड देखने को मिलेगा? ध्यान Yes, से sir. देखो, एक तो ये वाला पोर्शन हो गया, एक बच्चे आपका ये पानी वाला पोर्शन हो गया, ठीक है। उन्हीं दो पोर्शंस को मैंने यहां पर आपके लिए ड्रॉ किया। तो सर सबसे पहले मैं आपको फैक्ट्स और डेटा लिखवा दे रहा हूं, ध्यान से उसको देख लेना। बच्चे प्लीज अपना माइक ऑफ करिए, आवाज आ रही है पीछे से। 34 किलोमीटर तक, यानी कि सर 0 to 34 किलोमीटर तक आपको मिलेगा बच्चे क्रस्ट। क्या मिलेगा सर? Crust. क्रस्ट, ठीक है। क्रस्ट मतलब कठोर हिस्सा, सॉलिड पोर्शन। 34 किलोमीटर से जब आप आगे चलोगे तो लगभग 2900 किलोमीटर तक आपको क्या मिलेगा? मेंटल, ठीक है। और जब आप धरती के एकदम केंद्र बिंदु में जाओगे, एकदम सेंटर में जाओगे, तो लगभग द डिस्टेंस विल बी 6371, या किसी किसी किताब में 6400 भी लिखा होता है। आपको मिलेगा बच्चे कोर। आपको मिलेगा बच्चे कोर। मुझे बताइए, क्या ये बेसिक बात आपको समझ में आई? क्या Yes, ये sir. बेसिक बात आपको समझ में आई? सर Yes, 0 sir. to 34 किलोमीटर तक हमें मिलेगा क्रस्ट, यानी कि कठोर हिस्सा। 34 किलोमीटर से लेके 2900 किलोमीटर तक सर हमें मिलेगा मेंटल। और 2900 किलोमीटर से जब हम आगे चलेंगे तो लगभग 6371 या फिर 6400 तक हमें मिल जाएगा सर कोर। क्लियर है? इतना समझ में आया? Yes. आप सुनो, क्रस्ट को मैं यहां पर दो पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं। क्रस्ट को मैं यहां पर दो पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं। जिस भी बच्चे को क्रस्ट में दिक्कत है, सिंपल समझो, मैं कहीं ना कहीं वो लैंड वाला जो पोर्शन है, वो जो आपका सॉलिड पोर्शन है, सॉलिड पोर्शन, उसकी बात मैं यहां पर आपसे कर रहा हूं, ठीक है। तो क्रस्ट के निकलेंगे सर दो हिस्से, और ये जो मैं आपको अर्थ इंटीरियर में पढ़ा रहा हूं, दिस इज लेवल 1, बिल्कुल ही बेसिक लेवल, लड्डू लेवल, कुछ भी नहीं है इसमें। लेकिन लेवल 1 से ही मैं अभी आपको दिखाऊंगा एक बेहतरीन क्वेश्चन, मजा आएगा आपको। सर क्रस्ट के मैं दो हिस्से कर रहा हूं। पहला है बच्चे मेरा कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, पहला है बच्चे मेरा कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, और दूसरा है बच्चे मेरा पानी वाला क्रस्ट, सो ओशियनिक क्रस्ट। ओशियनिक क्रस्ट, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 वो आपसे पूछेगा थिकनेस के ऊपर, चौड़ाई के ऊपर, मोटाई के ऊपर, कि मुझे बताइए कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, कॉन्टिनेंटल या फिर ओशियनिक। बात किसकी है सर? ये क्रस्ट की। मुझे बताइए इन दोनों में से किसकी थिकनेस ज्यादा होनी चाहिए? कॉमन सेंस लगा के भी बताओ, बताइए। Continental. Continental. क्यों कॉन्टिनेंटल की ज्यादा होनी चाहिए और ओशियन की कम होनी चाहिए? बताइए रीजन। क्योंकि ओशियनिक में लेयर उसका कम रहता है ना सर, क्योंकि उसमें तो बिल्कुल सही, वाटर रहता है ना। सिंपल।
भाई जैसे जैसे आप ये ओशियन के पानी को हटाते जाओगे आपकी रॉक्स, सॉरी फॉर दिस, आपकी रॉक्स पतली होती जाएंगी। बट सर कॉन्टिनेंट के ऊपर तो आपको बहुत सारी चीजें, बहुत सारे फैक्टर्स देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो स्वाभाविक सी बात है कि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में एंड ओशियनिक क्रस्ट में कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की थिकनेस ज्यादा होगी। क्वेश्चन नंबर 1, क्या सभी बच्चे याद रखेंगे? क्या जी सभी सर। बच्चे इसको याद रखेंगे? Yes, सर। sir. चलो मुझे एक बात ये बताओ, ये जो आपका क्रस्ट है, मेंटल है, कोर है, ये अल्टीमेटली हम बात किसकी कर रहे हैं? अल्टीमेटली बच्चे हम बात किसकी कर रहे हैं? ये सब किस सब्सटेंस या किन चीजों से मिलकर बने हुए हैं बताइए? तो रॉक। बिल्कुल सही, रॉक, वेरी गुड। सर बात तो यहां पर रॉक की चल रही है। क्या बताया मैंने आपको ऊपर? लिथोस्फीयर किससे रिलेट करोगे? रॉक से। लिथोस्फीयर में हम किस पोर्शन के बारे में पढ़ते हैं? लैंड के। तो अल्टीमेटली आप लैंड को किससे रिलेट करोगे? रॉक से। रॉक से। यानी ये जो अर्थ का इंटीरियर है, इसमें भी अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि क्रस्ट कठोर हिस्सा है, तो कहीं ना कहीं मैं किसकी बात कर रहा हूं? रॉक की। मुझे एक बात बताओ, अगर रॉक होगा तो क्या उसके अंदर मिनरल्स होंगे? यस सर। Yes, sir. स्वाभाविक सी बात है। अगर Yes. रॉक होगा तो क्या उसके अंदर मिनरल्स होंगे? यस और नो? Yes, Yes, sir. sir. यस सर। तो लिख लो, क्रस्ट के अंदर आपका पाया जाता है। अब देखो क्रस्ट के अंदर बच्चों को यहां पे कंफ्यूजन क्या होती है कि वो क्रस्ट में सियाल लगाते हैं, कभी सीमा लगाते हैं। आज मैं आपको डिटेल के साथ बता रहा हूं कि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में अलग मिनरल पाया जाता है, ओशियनिक क्रस्ट में अलग मिनरल पाया जाता है। रीजन आपको आने वाली क्लासेस के अंदर ही पता चल पाएगा। ठीक है, अभी के लिए सिर्फ याद कर लो, आने वाली क्लासेस में मैं इसका परफेक्ट रीजन आपको बताऊं। सर कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में आपको क्या मिलेगा? सियाल, दैट इज सिलिकॉन एंड एल्यूमिनियम। मैं बोल रहा हूं, आप लिख लो, सिलिकॉन एंड एल्यूमिनियम। वहीं पे सर ओशियनिक क्रस्ट में आपको मिनरल मिलेगा, दैट इज सीमा, सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम, सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम। तो सर कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में हमें मिलेगा सियाल, दैट इज सिलिकॉन एंड एल्यूमिनियम। ओशियनिक क्रस्ट में बच्चे हमें मिलेगा सीमा, दैट इज सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम। मुझे बताइए क्या ये आपको समझ में आया? Yes, sir. यस सर। एवरीवन, आवाज नहीं आ रही है? Yes, sir. जोश ठंडा हो गया? यस सर। आवाज Sir. तेज Yes, Yes, sir. sir. और तेज। Yes, सर। यस सर। चलो सर, Yes. कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में सियाल, ओशियनिक क्रस्ट में सीमा। सर मेंटल में भी हमें देखने को मिलेगा सीमा। ठीक है, मेंटल में भी हमें देखने को मिलेगा सीमा। लड़के इस तरीके से याद कर सकते हैं। समझ गए? जी सर। समझ गए ना? सीमा, मेंटल। यस सर। सीमा मिनरल हमें मेंटल में देखने को मिलता है। कुछ भी समझते हो? ख्याली दुनिया से बाहर आओ। चलिए सर, सीमा मिनरल दैट इज सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम हमें मेंटल में भी देखने को मिलेगा अलोंग विद द ओशियनिक क्रस्ट। एम आई क्लियर? सर Yes, sir. कोर में हमें देखने को मिलेगा नीफे, दैट इज निकल एंड आयरन, निकल एंड आयरन। इतना समझ में आया? Yes, क्या sir. आपको इतना समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 2 यहीं पे लिख देता हूं। क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान से देखना। वो आपको पूछेगा सर मैच दी फॉलोइंग। कैसे? ये क्रस्ट है, ये मेंटल है, ये कोर है, ये क्रस्ट है आपकी कॉन्टिनेंटल। या चलो मैं यहां पे लिख देता हूं शॉर्ट फॉर्म में, सी यानी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओ यानी कि ओशियनिक क्रस्ट। ठीक है, अब वो बच्चे आपसे कहेगा मैच द फॉलोइंग। यहां पे लिखेगा सीमा, यहां पे लिखेगा सियाल, यहां पे लिखेगा सीमा, यहां पे लिखेगा नीफे। बताओ, बताइए बच्चे, मैच द फॉलोइंग करिए। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट का किससे लगाऊं? सियाल सेकंड। Siyal Yeah. se. सियाल से। मेंटल का किससे लगाऊं? सीमा। Seema. सीमा से। ओशियनिक क्रस्ट का किससे लगाऊं? सीमा।
सीमा से। कोर का किससे लगाऊं? नीफे। नीफे। क्या आपको ये क्वेश्चन समझ में आया? यस सर। क्या बच्चे आपको ये क्वेश्चन समझ में आया? इस स्लाइड से यही 2 क्वेश्चन बन सकते हैं अभी के लिए। लेवल 1 में इस स्लाइड से यही 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। समझ में आ गया? ओके, आगे बढ़े। चलो, तो सर कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में हमें मिलेगा सियाल, दैट इज सिलिकॉन एंड एल्यूमिनियम। ओशियनिक क्रस्ट में बच्चे हमें मिलेगा सीमा, दैट इज सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम। सर मेंटल में हमें मिलेगा सीमा, दैट इज सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम। कोर में बच्चे हमें क्या मिलेगा? नीफे, दैट इज निकल एंड आयरन। ये तो हो गई सर आम जिंदगी। बट यूपीएससी आम जिंदगी से सवाल नहीं पूछता। वो चाहता है कि बच्चा थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, थोड़ा सा खुद से पढ़े, थोड़ा सा रिसर्च करे। तो यहां पे मैं आपको एक टेबल बना के दे रहा हूं। जो बच्चे फ्यूचर में स्टेट पीसीएस टारगेट करते हैं उनके लिए यहां के फैक्ट्स भी इंपॉर्टेंट होंगे। यूपीएससी अगर इसमें से क्वेश्चन पूछ रहा है तो असेंडिंग डिसेंडिंग, बढ़ते क्रम घटते क्रम के माध्यम से आपसे पूछेगा। तो सम अदर मिनरल्स में आप इस तरीके से एक फ्लोचार्ट बना सकते हो। सर पहले ब्लॉक में डालो क्रस्ट, यानी अगर आपसे पूछा जाए कि क्रस्ट में सबसे ज्यादा मात्रा किसकी, लाइक दैट। और दूसरा बच्चे आप डालो ओवरऑल अर्थ। ओवरऑल अर्थ, ठीक है, कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि मुझे क्रस्ट छोड़ो, मेंटल छोड़ो, कोर छोड़ो, क्रस्ट मेंटल कोर सबको मिला के ओवरऑल अर्थ में कौन सा मिनरल सबसे ज्यादा है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको क्रस्ट का लिखवाता हूं, फिर मैं आपको ओवरऑल अर्थ का लिखवाता हूं। मुझे सबसे पहले ये बताइए, क्या सभी बच्चों ने यहां तक अपने नोट्स बना लिए हैं? यस और नो? Yes, Yes, sir. यस सर। क्लास में मजा आ रहा है? कोई दिक्कत परेशानी, कोई तंगी तकलीफ? नो सर। नो सर। नो सर। चलिए, नो सर। क्रस्ट में बच्चे सबसे ज्यादा आपका पाया जाएगा ऑक्सीजन, ऑक्साइड्स की फॉर्म में सबसे ज्यादा आपका पाया जाएगा ऑक्सीजन। जो बच्चे स्टेट पीसीएस को टारगेट कर रहे हैं उनके लिए सर 46%, ये डेटा भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। कितना पाया जाएगा सर? 46%। ओके, 46%। अब चलो मुझे एक बात बताओ, यहां पर भी हमने क्रस्ट पढ़ा, यहां पर भी हमने क्रस्ट पढ़ा। सिलिकॉन एल्यूमिनियम में और सिलिकॉन मैग्नीशियम में कौन सा एलिमेंट है जो कॉमन आ रहा है क्रस्ट में? सर सिलिकॉन। सिलिकॉन। तो टेक्निकली यहां पर ऑक्सीजन के बाद किसकी बारी आनी चाहिए? सिलिकॉन की। सिलिकॉन की। सिलिकॉन की। इस तरीके से समझ समझ के याद करोगे तो कभी भी आपको रटना नहीं पड़ेगा, कभी भी बच्चे आपको ये रटना नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, क्रस्ट में आपका कौन सा एलिमेंट रह गया? बताइए, क्रस्ट में आपका कौन सा एलिमेंट रह गया? सर एल्यूमिनियम भी रह गया और मैग्नीशियम भी रह गया। Yes, sir. लेकिन मुझे एक चीज ये बताओ कि क्या एल्यूमिनियम ज्यादा होगा या फिर मैग्नीशियम ज्यादा होगा? बिकॉज मैग्नीशियम आपका पाया जा रहा है ओशियनिक क्रस्ट में एंड कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में आपका एल्यूमिनियम पाया जा रहा है। तो एल्यूमिनियम ज्यादा टेक्निकली होगा। यहाँ पर सिलिकॉन के बाद किसकी बारी आनी चाहिए? एल्यूमिनियम। सिंपल, एल्यूमिनियम, ठीक है। किसकी बारी आनी चाहिए सर? एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के बाद बच्चे आपको देखने को मिलेगा आयरन। आयरन का परसेंटेज याद रखना, दैट इज 5%। दैट इज 5%। तो ये चारों आप याद रखेंगे। मुझे बताइए, क्या हर एक बच्चे को ये क्लियर है? यस यस सर। सर। क्या हर एक बच्चे को ये क्लियर है? Yes, sir. सर अब मैं बात करता हूं ओवरऑल अर्थ की। ओवरऑल अर्थ में सिनेरियो विल चेंज। सबसे ज्यादा आपका पाया जाएगा आयरन। सबसे ज्यादा क्या पाया जाएगा? आयरन। आयरन के बाद ऑक्सीजन। ओवरऑल अर्थ की अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा बच्चे आपका पाया जाएगा आयरन, उसके बाद में आपका ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन के बाद अगेन सिलिकॉन, अगेन आपका सिलिकॉन, देन मैंगनीज, मैंगनीज, आफ्टर दैट निकल, आफ्टर दैट निकल, ठीक है। आयरन, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, मैंगनीज एंड निकल, ये बच्चे आपको याद रखना है। मुझे बताइए, क्या इतना समझ में आया? इससे क्वेश्चन कैसे आएगा वो देखो। क्वेश्चन नंबर 3 आज की क्लास से अगर यूपीएससी से क्वेश्चन पूछता है तो इस तरीके से पूछेगा।
arrange the following in ascending order. कुछ इस तरीके का क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिल सकता है. असेंडिंग ऑर्डर, अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर. मैं यहां पे शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूं. करना किसको है सर? क्रस्ट के आपके जो भी मिनरल्स हैं. यूपीएससी इसको 2 लाइन में बढ़ा चढ़ा के बड़ा बड़ा लिखेगी. बात का सारांश निकल के यही है. तो ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2 में आपको 2 ही ऑप्शन दे रहा हूं. पेपर में 4 ऑप्शन गिवन होंगे. सर O2 सिंबल लिख दूं, Fe. सर एल्यूमिनियम, सर सिलिकॉन. देन सर Fe, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, O2. मुझे बताइए कौन सा ऑप्शन इसमें सही है? बताइए. अभी पढ़ाया है, बताइए. अरे तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है. सर शायद थोड़ा मिस्टेक हो गया, सिलिकॉन ऊपर होगा ना आयरन से. क्या ऊपर होगा? सर सिलिकॉन ऊपर होगा ना आयरन से. असेंडिंग ऑर्डर में पूछा है ना. किसमें पूछा है? किसमें पूछा है बालक? सर सर ascending मैंने order then second. सर ऑप्शन 2 होगा सर. second. Yes sir. Sir, second. मुझे बताइए किस बच्चे को इसमें कंफ्यूजन हो रही है. अगर आपको असेंडिंग डिसेंडिंग नहीं पता तो ये बताओ गलती से फॉर्म में आईएम में तो नहीं भर दिया है? सर ascending descending तो पता ही है. ascending का थोड़ा यहाँ पे सिंबल उल्टा जैसा लगा था इसलिए थोड़ा confused. ये सर वो लेस देन होगा शायद. क्या होगा? असेंडिंग में तो असेंडिंग होगा तो एफ लेस देन एल आएगा ना. ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, पहला या दूसरा? Second. So option Second. Option B. अगर मैं यहाँ पे लिख दूं ऑप्शन नन ऑफ दीज, None of these sir. नहीं. बताइए. Option आप number बताओ. C. None of these sir. नन ऑफ दीज. ऑप्शन सिंपल सी. सा क्वेश्चन है. ठीक है. सिंपल सा क्वेश्चन क्या है? असेंडिंग ऑर्डर में आपको लगाना है, यानी जो सबसे कम है उसको सबसे पहले रखना है, उसके बाद जो सबसे ज्यादा है उसको सबसे लास्ट में रखना है. ठीक है. अब मुझे बताओ कौन सा ऑप्शन सही है? नन ऑफ दीज. एवरीवन, कौन सा ऑप्शन सही है सर? Sir, none Yes, of sir. नन the. ऑफ दीज. ऑप्शन 3. None of these. कितने बच्चे कह रहे हैं ऑप्शन 2? है कोई ऑप्शन 2 वाला? सर मैं बोला है. ऑप्शन 2. आयरन एंड एल्यूमिनियम में क्या ज्यादा है? आयरन एंड एल्यूमिनियम में क्या ज्यादा है? Sir, Aluminium. एल्यूमिनियम और सिलिकॉन में क्या ज्यादा है? Silicon. सिलिकॉन. Silicon. यानी कि अगर मैं इसको इस तरीके से कर दूं तो क्या ये सही हो जाएगा? यस सर. अच्छा. Yes sir. तब सही सिलिकॉन होगा. एंड ऑक्सीजन में सबसे ज्यादा क्या है? ऑक्सीजन. अब ये ऑप्शन आपका सही हो गया. राइट? Yes sir. Yes sir. एग्रीड? एवरीवन एग्रीड? Yes sir. सर. अब आपका ये ऑप्शन सही हो गया. दिस इज यूपीएससी. मैंने 2 ऑप्शंस लिखे. किसी ने ये नहीं देखा कि सर ने एग्जैक्टली पूछा क्या है. यस्टरडे आई टोल्ड यू दैट फोकस ऑन दी वर्डिंग्स. ठीक है. यही क्वेश्चन आपसे घुमा के पूछा जा सकता है कि क्रस्ट का मिनरल छोड़ो, मुझे अर्थ का बताओ, मुझे अर्थ का बताओ. ठीक है. तो इस स्पेसिफिक स्लाइड से ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं. क्या आपको क्लियर है? Yes, sir. Yes sir. यस सर. यहाँ पे सर नन ऑफ दीज ऑप्शन करेक्ट हो गया. एवरीवन क्लियर? या किसी भी बच्चे को कोई भी सिंगल डाउट? No sir. हाँ सर अभी क्लियर है. अब चलते हैं सर लेवल 2 के ऊपर. हाँ जी बताइए क्या डाउट है? बताइए बताइए बालिके क्या डाउट है?
बच्चों क्या परेशानी है? कोई परेशानी है? आगे बढ़ो। यस Yes, सर। sir. कम से कम बोला तो करो, क्लास में ऐसे बैठे रहते हो जैसे पता नहीं क्या हो गया। एक तो सो के उठे होगे अभी, आते जाने तो सो के उठे होगे। No, sir. क्यों? नो सर। राजकुमार, उठने का No, टाइम हो sir. गया। कब का उठ चुके हैं सर? प्रकाश, क्लास से 10 मिनट पहले उठा था ना? नो सर, सर कपड़े वगैरह धोए थे ना, तभी सोच से लेट हो गया थोड़ा। ओके, चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सर अब हम आ गए लेवल 2 के ऊपर। लेवल 1 से 3 प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं, तीनों प्रकार मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, अब आते हैं सर लेवल 2 के ऊपर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्लास। आपकी फिजिकल ज्योग्राफी की नियर अबाउट 15 से 20 मिनट और चलेगी, उसके बाद 10 से 15 मिनट का ब्रेक। 12:10 पे आपकी होगी सर वर्ल्ड मैप की क्लास, जिसमें सर हम बेसिक टर्मिनोलॉजीज, कॉन्टिनेंट्स एंड कंप्लीट करेंगे सार्को, दैट इज साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ठीक है, चलो। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज योर क्रस्ट, दिस इज योर क्रस्ट। ठीक है, पेड़ वगैरह लगा दें यहाँ पे। लो, राजकुमार कह रहा है सर एक कैंटीन भी खोल दो। पेड़ लगा ही दिए हैं, बस कोई साथ में मिल जाता तो जीवन सफल, है ना? जीवन के सारे दुख खत्म। क्यों राजकुमार? Yes, sir. यस सर बोल रहे हैं। अरे नालायक, पढ़ ले। यस सर, सर कैंटीन इसमें हो कुछ गया यस खाने? सर। नो सर, खाने के लिए है ना तो। अच्छा, खाने के लिए। अच्छा, Yes, sir. मतलब रेस्टोरेंट में कल कुछ तो तू घपला करके आया है। नो सर, मम्मी के साथ थे, क्या घपला करेंगे? मम्मी के साथ? यस सर। इतनी ब्रेवरी सामने सामने? वाह यार, मुझे भी सिखा दो राजकुमार। मिलेंगे फिर सर। अच्छा चलो, पढ़ाई पे ध्यान देते हैं। सर यहां पर एक बंदा बैठा है, ये बंदा कुछ चीजों को ऑब्जर्व कर ही रहा था कि इसके सामने, मुझे थोड़ा सा पे डार्क कलर यूज करना पड़ेगा। मुझे बताओ क्या ये दिख रहा है? दिख रहा है क्या ये? Yes, sir. यस सर, दिख sir. रहा है। यहां पे चलो मान लेते हैं राजकुमारी बैठा है। ठीक है, मान लेते हैं कि राजकुमारी बैठा है। राजकुमार अपनी होने वाली के साथ राजकुमार बैठा है। राजकुमार के सामने आता है वॉल्केनो। क्या आता है सर? वॉल्केनो। अब राजकुमार उसको देख रहा है। क्या आ रहा है सर? वॉल्केनो। अब राजकुमार ठहरा यूपीएससी का लर्नर, ऊपर से ठहरा मेरा स्टूडेंट। उसकी तो आदत बन चुकी है सर, कैसे हुआ, मतलब कैसे आ गया, ये क्या है, कब हुआ, क्यों हुआ, वो तो पूछेगा। पूछा उसने, सोचा। राजकुमार ने ऑब्जर्व किया एक वॉल्केनो। थोड़ा सा राजकुमार उस वॉल्केनो के नजदीक गया। राजकुमार थोड़ा सा उस वॉल्केनो के नजदीक गया। ठीक है, और उसने क्या देखा? ये जो लावा है, उसने थोड़ा सा लावा को टच किया। और टच करने के बाद, क्योंकि राजकुमार की मैडम सामने खड़ी है, राजकुमार ने थोड़ी सी एक्टिंग की कि काश मुझे बैंडेज करते। राजकुमार भी लाइक, ओह माय गॉड, ये क्या हो गया, हाथ मेरा जल गया, है ना? अब राजकुमार का हाथ जल गया, बट उसके बाद भी राजकुमार की ऑब्जर्वेशन खत्म नहीं हो रही। राजकुमार ने देखा कि यार ये लावा जो है इतना हॉट क्यों है, ये लावा इतना गर्म क्यों है, जबकि मैं तो जहां पर खड़ा हूं वो मुझे उतना गर्म महसूस नहीं हो रहा। फिर उसने ये देखा कि ये लावा आ कहां से रहा है। ये लावा तो सर यार पृथ्वी के अंदर से आ रहा है, ये लावा तो पृथ्वी के अंदर से आ रहा है। तो राजकुमार ने थोड़ा सा दिमाग लगाया, क्या पृथ्वी के अंदर हमें इतनी भयानक गर्मी देखने को मिलती है? और ये पृथ्वी के अंदर लावा जैसा गर्म फ्लूइड मटेरियल है। अर्थ के इंटीरियर में ऐसी क्या हलचल चल रही है जिसकी वजह से जैसे जैसे ये लावा, क्योंकि जब आया होगा तो लगभग मैं मान के चल रहा हूं कि 100 किलोमीटर, 150, 200 किलोमीटर के बाद ही आया होगा।
क्यों ऐसा मैं क्यों मान रहा हूं, अभी मैं आपको समझाता हूं, घबराओ नहीं। सर ये लावा आया, लावा गर्म है, अर्थ के अंदर से आ रहा है, इससे मैं क्या अंदाजा लगा सकता हूं, या इससे राजकुमार क्या अंदाजा लगा पा रहा है कि सर अर्थ के इंटीरियर में हमें गर्मी देखने को मिलती है, हॉट टेम्परेचर, और एक्सट्रीम हॉट टेम्परेचर बिकॉज लावा बहुत ही ज्यादा गर्म है। सर मेरा हाथ तो पूरा जल के राख हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि सर ये इतना गर्म है क्यों। क्वेश्चन आया दिमाग में, क्या आप इमेज बना पा रहे हो? यस सर। यस क्या बच्चे आप इमेज बना पा रहे हो? यस सर। इमेजिन करो यस आप एक सतह पे बैठे हो, मस्त पेड़ के नीचे, सामने रेस्टोरेंट, मजे से बैठे हो, कुछ नहीं, सब कुछ छोड़ दो, सबको भगाओ, आप खुद बैठे हो, और आप ठहरे यूपीएससी के लर्नर। आपके सामने वॉल्केनो आता है, आप वॉल्केनो के पास जाते हो, अब आपकी आदत बन चुकी है, क्यों, कैसे, कब हुआ, क्यों हुआ, क्या हुआ, ये वॉल्केनो क्या है, ये लावा क्या है। आप गए, आपने लावा को थोड़ा सा टच किया, आपका हाथ जल गया। अब नाउ यू आर थिंकिंग कि सर मैं जिस सतह पर खड़ा हुआ हूं या खड़ी हुई हूं वो तो इतना गर्म नहीं है, ये सर लावा इतना गर्म क्यों? फिर आपने देखा कि अरे यार ये तो अर्थ के अंदर से आ रहा है, इसका मतलब कि ये गर्मी एक्चुअली में अर्थ के अंदर प्रेजेंट है। नाउ दी क्वेश्चन कम, सर ये अर्थ के अंदर इतनी गर्मी है क्यों, रीजन क्या है इसका, रीजन। तो सर 1930s में 1930s में ऑर्थर होम्स के द्वारा 1930s में ऑर्थर होम्स के द्वारा एक स्टडी की जाती है, और उस स्टडी की दो बातें, दो पॉइंट्स हमें याद रखना है। दैट इज पॉइंट नंबर 1, ध्यान से देखना, पॉइंट नंबर 1 बच्चे ध्यान से देखना। उन्होंने बताया कि अर्थ के अंदर थर्मल एक्टिविटीज चल रही हैं, थर्मल एक्टिविटीज चल रही हैं, जिसका मतलब कि सर हीट यानी ऊष्मा से रिलेटेड गतिविधियां चल रही हैं। रीजन, सर ये थर्मल एक्टिविटीज क्यों चल रही है अर्थ के अंदर, अर्थ के अंदर यानी इंटीरियर ऑफ द अर्थ के अंदर? सर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देख लेना, यूपीएससी यहां से क्वेश्चन घुमा सकता है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, कोई भी बच्चा क्या मुझे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के एग्जांपल दे सकता है? एनीवन? पोलोनियम, यूरेनियम, थोरियम, थोरियम, और कुछ? चलो दो बहुत है, ठीक है। तो आपके क्वेश्चन का जवाब देने के लिए 1930s के अंदर ऑर्थर होम्स ने एक स्टडी करी, जिसमें उन्होंने पाया कि अर्थ के अंदर थर्मल एक्टिविटीज, दैट इज ऊष्मी गतिविधियां चल रही हैं, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, क्यों चल रही हैं सर, चल रही हैं वो तो ठीक है, बट क्यों चल रही हैं, रीजन, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। सर ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स फॉर एग्जांपल यूरेनियम एंड थोरियम, ओके। बट सर अगर अर्थ के अंदर ये सारी गतिविधियां चल रही हैं तो हमें सरफेस पर महसूस क्यों नहीं होती? तो फिर ऑर्थर होम्स ने राजकुमार की बात का जवाब दिया कि जैसे जैसे आप धरती में 32 मीटर बढ़ोगे, यानी कि हर 32 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो मुझे एक बात बताओ, सपोज राजकुमार ये आपकी इस लैंड पे है, यहां पर टेम्परेचर है 27 डिग्री सेल्सियस, तो जब राजकुमार 32 डिग्री अंदर खींचेगा, यानी सपोज गड्ढे में गिर गया यहां पर, जब राजकुमार 32 मीटर अंदर गया तब उसको महसूस हुई थोड़ी सी और गर्मी, 28 डिग्री सेल्सियस, और 32 मीटर गया तो उसको महसूस हुई थोड़ी सी और गर्मी, दैट इज 29 डिग्री सेल्सियस। और ऐसे करते करते जब वो नियर अबाउट 100 से 200 किलोमीटर अंदर पहुंच गया, उसके बाद राजकुमार राजकुमार हो गया। मतलब कि इतनी गर्मी उसको लगी कि वो उस हीट को बर्दाश्त नहीं कर पाया, और फिर हमने कहा राजकुमार एक अच्छा लड़का हुआ करता था। राजकुमार, यस सर। मजा आया? यस सर। आया मजा? पनीर बनवा देना, एक ऐसे बात नहीं बनेगी। ओके सर। मैंने आपको अर्थ के अंदर तक पहुंचा दिया है, ठीक है।
तो हम चलिए तो जो निपट गए सपाट सर। पॉइंट पे आते हैं। क्या आप लोग इस चीज को इमेजिन कर पा रहे हो? यस सर। एवरीवन, क्या बच्चे आप लोग इस चीज को इमेजिन कर पा रहे हो? Yes, Yes, sir. sir. एवरीवन, Yes, Yes, आवाज नहीं आ रही? Yes, sir. Yes, sir. जोर से आवाज नहीं आ रही। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. चलो ठीक है। देखो सर ऐसे देसी एग्जांपल्स। हाँ जी, सर सॉरी टू डिस्टर्ब यू बट मुझे जाना पड़ेगा। कैन आई गो कौन है? आप प्लीज? अपना नाम बता दो। सर तनुज। हाँ हाँ ठीक है, कोई नहीं, रिकॉर्डिंग देख लेना। ठीक है देखो ऐसे देसी एग्जांपल्स के थ्रू जब आप समझोगे तभी आपको चीजें समझ में आएंगी। नॉर्मली भी मैं आपको समझा सकता था कि एक बंदा है, उसने ऐसा ऐसा कर दिया। डायरेक्टली मैं आपको ऑर्थर होम्स की थ्योरी पढ़ा सकता था, बट उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता अगर आप एक कहानी रिलेट नहीं कर पाते। मैं उम्मीद करता हूं कि ऑर्थर होम्स की थ्योरी कोई भी बच्चा भूलेगा नहीं। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि ऑर्थर होम्स की थ्योरी कोई भी बच्चा भूलेगा नहीं। क्लियर है? Please. Yes, Yes, sir. sir. चलो, यस सर। Yes, sir. हर 32 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ रहा है। इसका सिग्निफिकेंस क्या है? इसका मतलब क्या है? मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं, ध्यान से देखो। यानी कि मुझे एक चीज ये बताओ, जो आपका लावा है क्या वो रॉक की मेल्टेड फॉर्म है? यस। यस जो आपका लावा है, जो आपका मैग्मा है, क्या वो रॉक की मेल्टेड फॉर्म है? Yes, sir. है ना? इतना टेम्परेचर की एक रॉक पिघल जा रही। ये टेम्परेचर, मुझे एक बात बताओ, क्या आपको 20 से 50 किलोमीटर के आसपास मिलेगा, या लगभग मुझे धरती के 100 से 150 किलोमीटर अंदर जाना पड़ेगा? तो 100 हो से सकता है 150 उससे ज्यादा भी किलोमीटर। जाना पड़े, लगभग यस 200 सर। किलोमीटर मुझे अंदर जाना पड़े। क्या उसके बाद मुझे इतना टेम्परेचर मिलेगा कि मेरी रॉक पिघल जाए? यस सर। Yes, तो sir. लगभग मैं 100 किलोमीटर से लेकर 200 किलोमीटर तक अंदर जाऊंगा, तब मुझे इतना टेम्परेचर मिलेगा। क्या मिलेगा सर? टेम्परेचर। तब मुझे इतना टेम्परेचर मिलेगा कि मेरी जो रॉक है वो पिघल जाए। राइट? इतना समझ में आया? यस सर। बताइए, क्या आपको इतना समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। अगेन एक डायग्राम बनाओ, अगेन एक डायग्राम बनाओ। सर ये तो आपका हो गया सॉलिड वाला पोर्शन। क्या हो गया बच्चे? ये आपका हो गया सर सॉलिड वाला पोर्शन। ठीक है, पेड़ वगैरह लगा दिए मैंने यहाँ पे। लो, यहां बैठा दिया एक बंदे को। इस बार हमारा शुभजीत बैठेगा। ठीक है, इस बार हमारा शुभजीत बैठेगा। चलिए, अच्छा मुझे एक चीज ये बताओ कि ये सॉलिड पोर्शन हमें कहां तक देखने को मिल रहा है? सर लगभग हमें ये 100 किलोमीटर तक देखने को मिल रहा है। यस, बताइए, क्या बच्चे हमें ये 100 किलोमीटर तक देखने को मिल रहा है? यस, Yes, sir. Yes, sir. राइट। अब जैसे ही मैं और अंदर जाऊंगा, थोड़ा सा मैं और अंदर गया, उसके बाद क्या धीरे धीरे टेम्परेचर मुझे इतना मिलने लगेगा कि जो मेरी रॉक्स हैं वो पिघलने लगेंगी? बताओ, Yes, sir. क्या मुझे Yes, धीरे sir. धीरे इतना टेम्परेचर मिलेगा कि मेरी जो रॉक्स हैं वो पिघलने लगेंगी? अब मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि यहाँ की जो रॉक्स हैं, ध्यान से मेरी बात को सुनना, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको रिलेट करवा रहा हूं। ठीक है, यहां पर बच्चे आपकी जो रॉक्स हैं, क्या वो मेल्ट होनी चाहिए? क्या वो मेल्ट होनी चाहिए? सर क्यों Yes. मेल्ट होनी चाहिए? क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा है। बताइए, एग्री करते हो? यस सर। यहां पर जो आपकी रॉक्स हैं वो मेल्ट होनी चाहिए। क्यों मेल्ट होनी चाहिए सर? बिकॉज वहां पर टेम्परेचर ज्यादा है। बट फिर मैं आपसे कह रहा हूं, यानी अगर आप सिर्फ इस लाइन के बेसिस पर असेंप्शन लगाओ, तो आप क्या ये कह सकते हो कि सर ये जो लेयर होगी ये हमारी लिक्विड फॉर्म में होनी चाहिए? कह सकते हो? यस सर। बट फिर मैं आपसे कहता हूं, फिर मैं आपसे क्या कहता हूं, ध्यान से सुनना, कि ये जो सॉलिड वाला पोर्शन है ना, ये इस लेयर के ऊपर भी प्रेशर लगा रहा है। एग्री करते हो? यस सर।
जो सॉलिड वाला आपका ये पोर्शन है, क्या इसका कुछ ना कुछ दबाव लगेगा इसके ऊपर? जी यस सर। यस सर। बताइए, क्या कुछ ना कुछ दबाव लगेगा इसके ऊपर? Yes, sir. कुछ ना कुछ प्रेशर लगेगा इसके ऊपर? लगेगा सर, बिल्कुल लगेगा। ठीक है, यानी कि यहां पर सर पी स्टैंड्स फॉर प्रेशर, प्रेशर ज्यादा है, तो मुझे तो ये कहना चाहिए कि ये लेयर सॉलिड होगी। बट फिर मैं आपसे कहता हूं कि यार प्रेशर तो ज्यादा है, वो बात ठीक है, प्रेशर ज्यादा है वो बात ठीक है, बट टेम्परेचर भी तो ज्यादा है, टेम्परेचर भी तो ज्यादा है। तो बातों को थोड़ा सा किनारे करते हैं और साफ तरीके से लिखते हैं कि सर टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से लिक्विड में जाने की कोशिश कर रहा है, बट उसके ऊपर बराबर प्रेशर भी लग रहा है, तो प्रेशर की वजह से वो सॉलिड में जाने की कोशिश कर रहा है। तो उस लेयर ने कहा ना टेम्परेचर की बात सुनेंगे, ना प्रेशर की बात सुनेंगे, ना लिक्विड में जाएंगे, ना सॉलिड में जाएंगे, हम तो बीच के रह जाएंगे, और ये आपकी लेयर हो गई सेमी सॉलिड। सेमी सॉलिड, ध्यान से सुनना, अभी रिलेट करो। सर मुझे एक बात बताइए, सॉलिड और सेमी सॉलिड में किसकी क्षमता ज्यादा होगी, किसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, कौन ज्यादा पावरफुल होगा, सॉलिड या फिर सेमी सॉलिड? सॉलिड। सॉलिड ज्यादा पावरफुल होगा, यानी क्या मैं ये सेमी सॉलिड वाली जो लेयर है इसको वीक बोल सकता हूं इन कंपेरेंस टू सॉलिड? क्या मैं इसको बोल सकता हूं? यस sir. सर। वीक के लिए मैं हिंदी में टर्म यूज क्या करता हूं? दुर्बल। ठीक है, और दुर्बल के लिए बच्चे मैं ज्योग्राफी के अंदर टर्म यूज करूंगा, दैट इज एस्थेनो। एस्थेनो। और मुझे एक बात बताइए, क्या ये जो भी हम इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ पढ़ रहे हैं, ये एक स्फीयर का पार्ट है? अर्थ एक स्फीयर है, क्या ये उसका एक पार्ट हम पढ़ रहे हैं? यस तो क्या ये जो सेमी सॉलिड वाली लेयर है या उसी स्फीयर का एक पार्ट है? यस सर। Yes, sir. यहां से आ गया कॉन्सेप्ट ऑफ एस्थेनोस्फीयर। मुझे बताइए, क्या आपको ये चीज समझ में आई? बताइए, यस Yes, क्या sir. बच्चे आपको ये चीज समझ में आई? आज तक आपने इतना पढ़ा होगा कि सर एक लेयर होती है एस्थेनोस्फीयर, वो वीक होती है, लेकिन क्या ये एस्थेनोस्फीयर का कॉन्सेप्ट कहां से आया, आपको ये चीज समझ में आई? यस सर। यस Yes, sir. आया समझ में? बताइए, Yes, sir. से लाउड एंड क्लियर। यस Yes, सर। sir. यस सर। Yes, sir. वापस मैं एक बार कहानी रिपीट कर रहा हूं, जल्दी से सुनो। सर दो लेयर है, ठीक है, एक सॉलिड वाली लेयर हमारी लगभग 100 किलोमीटर तक, जैसे ही हम 100 किलोमीटर पार कर रहे हैं, 150 किलोमीटर पार कर रहे हैं, हमें सर एक और चीज देखने को मिल रही है कि यहां पर टेम्परेचर तो बहुत ज्यादा है, तो रॉक्स पिघलनी चाहिए, वो वाली हमारी लेयर लिक्विड फॉर्म में होनी चाहिए। बट अकॉर्डिंग टू आवर एविडेंसेस एंड असम्पशंस, हमारी वो लेयर सेमी सॉलिड फॉर्म में। सर ऐसा क्यों? अरे भाई, टेम्परेचर ज्यादा है तो लिक्विड में जा रहा, just give me a second, sorry for this disturbance। अभी मेरी आवाज आ रही क्या? यस Yes, सर। sir. यस सर। Yes, तो sir. मैं आपको ये समझा रहा था। हाँ जी, बताइए गाइस, एनी डाउट्स? नो सर। नो सर। चलो, तो मैं आपको ये समझा रहा था कि सर टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से वो लिक्विड की तरफ जा रहा, बट उसके ऊपर प्रेशर भी लग रहा, दबाव भी लग रहा, दाब भी लग रहा, उसकी वजह से सर वो सॉलिड की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। तो ना ही ज्यादा लिक्विड होता है, ना ही ज्यादा सॉलिड होता है, सॉलिड और लिक्विड के बीच में होता है, जिसे हम सेमी सॉलिड कहते हैं। अब सॉलिड वाली लेयर और सेमी सॉलिड में, सेमी सॉलिड इज वीक, वीक के लिए हम हिंदी में वर्ड यूज करते हैं दुर्बल, और ज्योग्राफी में हम वर्ड यूज करते हैं एस्थेनो। ये जो भी चीज हम पढ़ रहे हैं वो अर्थ यानी कि एक स्फीयर का पार्ट है, तो बच्चे इस लेयर का नाम हो गया एस्थेनोस्फीयर। और इसकी आप डिस्टेंस याद रखोगे, ये लगभग होती है 700 किलोमीटर तक, लगभग 700 किलोमीटर तक। तो ये जो सॉलिड वाली आपकी लेयर है, क्या मैं इसको नाम दे सकता हूं लिथोस्फीयर? सर लिथ मतलब रॉक, और रॉक मतलब सॉलिड। बताइए,
ठीक है, Yes, sir. अब यूज करो लेवल 1। आपके दिमाग में ये वाला डायग्राम चलना चाहिए, ये वाला डायग्राम आपके दिमाग में चलना चाहिए। लेवल 1 को यूज करिए और मुझे कुछ बातों का जवाब दीजिए। लिथोस्फेयर, एंड एस्थेनोस्फेयर। लिथोस्फेयर एंड एस्थेनोस्फेयर। मुझे बताइए कि लिथोस्फेयर का एक्सटेंशन कहां तक है। ये डायग्राम बच्चे आपके दिमाग में चलना चाहिए। ये डायग्राम आपके दिमाग में अगर चल रहा है तभी आप मुझे इस बात का आंसर दे पाओगे। बताइए, लेवल 1 को यूज करिए और मुझे बताइए कि लिथोस्फेयर और एस्थेनोस्फेयर का एक्सटेंशन आपको कहां तक देखने को मिले। कम ऑन क्विक। सर लिथोस्फेयर आपको लगभग 100 किलोमीटर तक देखने को मिल रही है। यस, Yes, sir. 100 किलोमीटर में आपका क्रस्ट पूरा का पूरा आ गया, क्योंकि क्रस्ट तो आपका 34 किलोमीटर के आसपास तक ही है। प्लस में क्या कुछ पोर्शन आपका अपर मेंटल का भी आएगा, सम पार्ट ऑफ अपर मेंटल। कहने का मतलब यह है कि मेंटल का जो ऊपरी भाग है उसका भी क्या कुछ हिस्सा आएगा। सही है, यस और नो। यस सर। यस सर। भाई Yes, sir. 100 किलोमीटर में 34 किलोमीटर तक आपकी क्रस्ट, बचा हुआ हिस्सा सम पार्ट ऑफ अपर मेंटल। क्या ये आपको समझ में आया? बट मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि सर एस्थेनोस्फेयर यानी कि दुर्बलता मंडल ये शुरू हो रहा है 100 किलोमीटर के बाद। यानी अगर आपसे कोई कहे कि क्या एस्थेनोस्फेयर में क्रस्ट आएगी, यस और नो? No. नो द सर। आंसर इज नो। No, sir. एस्थेनोस्फेयर आपकी 700 किलोमीटर तक ही है, जबकि पूरा का पूरा जो आपका मेंटल है वो तो 2900 किलोमीटर तक है। तो क्या एस्थेनोस्फेयर में आपका पूरा का पूरा मेंटल आएगा, यस और नो? यस सर। यस और नो? यस। किसने यस बोला? बालक अपना परिचय दे। सर वीरेंद्र। वीरेंद्र, कैसे आएगा बच्चे बताओ? एस्थेनोस्फेयर 700 किलोमीटर तक है, मेंटल आपका मतलब पूरा नहीं आएगा। 2900 किलोमीटर तक है, तो कंप्लीट मेंटल कैसे आ सकता है? नो, नॉट कंप्लीट पार्ट ऑफ मेंटल। नो। एस्थेनोस्फेयर किसका पार्ट है? कंप्लीटली अपर मेंटल का। आई समझ? कल को आपसे बोले लिथोस्फेयर पूरा का पूरा क्रस्ट का है, गया। लिथोस्फेयर पूरा का पूरा मेंटल का है, गया। लिथोस्फेयर पूरा का पूरा अपर मेंटल का है, पूरा ही गया। लिथोस्फेयर प्लस प्लस पूरा का पूरा मेंटल है, खत्म, फिनिश, खलास। लिथोस्फेयर क्रस्ट प्लस में सम पार्ट ऑफ अपर मेंटल है। क्लियर है क्या? फिर आपसे कहेगा एस्थेनोस्फेयर पूरे मेंटल का पार्ट है, गया। एस्थेनोस्फेयर क्रस्ट प्लस मेंटल का पार्ट है, पूरा ही गया। एस्थेनोस्फेयर सम पार्ट ऑफ अपर मेंटल में पाई जाती है, खत्म, पेपर छोड़ दो। एस्थेनोस्फेयर इज अ पार्ट ऑफ अपर मेंटल कंप्लीटली। एम आई क्लियर? क्या आपको यह समझ में आया? Yes, sir. तो लिथोस्फेयर और एस्थेनोस्फेयर क्लियर है क्या? Yes, sir. तो बच्चे Yes. आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। हम धरती के अंदर घुस चुके हैं और लगभग 700 किलोमीटर की स्टडी हमने कर ली है। बाकी कल 700 किलोमीटर से लेकर 6400 किलोमीटर तक हम चलने वाले, ठीक है? अब है भैया आपके लिए एक प्रैक्टिस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इसका आंसर मैं आपसे क्लास में नहीं मांगूंगा, इसका आंसर आपके लिए होमवर्क है, बेसिक क्वेश्चन है, यूपीएससी लेवल का क्वेश्चन है। ऑलरेडी क्लास में 3 से 4 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं, प्लस 1 क्वेश्चन एज अ होमवर्क। जो पढ़ाया है उसी में से है, ठीक है? क्लियर है? थैंक यू सो मच। जय हिंद बोलने से पहले मैं लूंगा आप सभी के डाउट्स।
मुझे बताइए, क्या ये क्लास आपको अच्छी लगी? क्या ये क्लास आपको समझ में आई? क्या फिजिकल ज्योग्राफी का थोड़ा सा आपका एस्पेक्ट खुला, दिमाग खुला? यस सर। Yes, sir. अब आपके ले लेते हैं सर डाउट्स। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। सभी बच्चे अपना वीडियो प्लीज स्विच ऑन कर लें और एक एक करके आप अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं। क्लास का कोई फीडबैक देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। क्या समझ में आया, क्या नहीं समझ में आया, वो पूछ सकते हैं, अपने नोट्स दिखा सकते हैं। जो भी करना है आप सभी बच्चे अगले 10 मिनट में कर सकते हैं। बताइए, एक एक करके जल्दी से। जय सर। जय हिंद शुभजीत, बताइए। सर आप इंटीरियर जो लेवल है ना, सीमा जो जो है वो समझ नहीं आया, फिर से सीमा समझाइए। वगैरह नहीं समझ में आया? नहीं सर, फिर से बोलिए ना। देखो, जो मैं आपको इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ पढ़ा रहा था, ठीक है, उसमें मैंने आपको क्या बताया कि जो भी हम पढ़ रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं रॉक्स इन्वॉल्व है। वो सब बना किससे? रॉक से। यस सर। किससे बना? रॉक से। रॉक में मिनरल्स होंगे, रॉक में मिनरल्स होंगे। पूरा आपका इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ अगर रॉक से बना है, रॉक में मिनरल्स होंगे, तो जायज सी बात है कि मिनरल्स आपके डिफरेंट लेयर्स में भी पाए जाएंगे। तो जो आपकी क्रस्ट है, मेंटल एंड कोर है, उसमें डिफरेंट डिफरेंट मिनरल्स पाए जाते हैं। जिसमें जो आपकी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है उसमें आपको सियाल देखने को मिलेगा, दैट इज सिलिकॉन एंड एल्यूमिनियम। जो आपकी ओशियनिक क्रस्ट है, यानी ओशियन वाला भाग है लेकिन उसके नीचे भी जमीन है, ओशियनिक क्रस्ट में आपको देखने को मिलेगा सीमा, दैट इज सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम। क्यों देखने को मिलेगा, इसका आंसर मैं आपको आने वाली क्लासेस में दूंगा। मेंटल में आपको देखने को मिलेगा सीमा, दैट इज सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम। कोर में जब आप जाओगे तो आपको देखने को मिलेगा सर निकल एंड आयरन, दैट इज नीफेल। क्लियर है क्लियर सर। सुभजीत? डन, थैंक यू सर। मोस्ट सर। वेलकम। बाकी बच्चे, एक चीज मैं आपको और बताता हूँ, सभी बच्चे ध्यान से सुनो। अगर आपको ऐसा लग रहा है, अगर आपने इस सब्जेक्ट को पहली बार हाथ लगाया अपने जीवन में, या इस सब्जेक्ट को पहली बार इतने कंसेप्चुअल तरीके से आप सीखने की कोशिश कर रहे हो, तो आपको टाइम लगेगा। ऐसा नहीं कि मुझे पहली क्लास में समझ में नहीं आया इसका मतलब मैं कुछ कर नहीं सकता या मैं कुछ कर नहीं सकता। आपको इस सब्जेक्ट के ऊपर टाइम देना पड़ेगा। फिजिकल ज्योग्राफी आपकी पूरी ज्योग्राफी को डिफाइन करता है। फिजिकल ज्योग्राफी नहीं आएगी तो इंडियन ज्योग्राफी कनेक्ट नहीं कर पाओगे, और वर्ल्ड ज्योग्राफी तो भूल जाना। ओके। और मैं आपको एक चीज और बता रहा हूं, फिजिकल ज्योग्राफी में मैं आपको हर एक बात का रीजन दूं। डेजर्ट्स ज्यादातर कॉन्टिनेंट के वेस्ट साइड पे ही क्यों होते हैं? कभी सोचा है? मैक्सिमम डेजर्ट्स आपके कॉन्टिनेंट के वेस्ट साइड में ही क्यों होते हैं? सोचा है कभी? नो सर। इसका भी रीजन है, ठीक है। तो इन ज्योग्राफी यू विल गेट द रीजन ऑफ एवरीथिंग, इन एवरी सब्जेक्ट यू विल गेट द रीजन ऑफ एवरीथिंग, जिसका रीजन पॉसिबल है, ठीक है। बट सब्जेक्ट के ऊपर आपको टाइम देना पड़ेगा क्योंकि आपके पास टाइम कम है। मुझे पढ़ाना ज्यादा है तो थोड़ा सा क्लास की टाइमिंग्स तो 1-1.5 घंटा चलेंगी चलेंगी, राइट। आपको डबल मेहनत करनी पड़ेगी। मैं देख पा रहा हूं कि कई सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने इन सब्जेक्ट्स को पहली बार हाथ लगाया है। अभी तक आपने ज्योग्राफी में इंडियन ज्योग्राफी से स्टार्ट करते होगे, माउंटेन्स पढ़ लिया, पासेस पढ़ लिया, बट कनेक्शन नहीं मिल रहा कि सर ये माउंटेन्स बने कैसे। सर पढ़ तो बहुत रहे बट क्वेश्चंस नहीं सॉल्व हो रहे। कई सारी प्रॉब्लम्स आपने फेस की होंगी, बट जब तक मेरे साथ हो तब तक रिलैक्स रहो, बस अपने साइड से रिवीजन करते रहो, बाकी मुझ पे छोड़ दो, ठीक है। वी हैव राज सिंह, आकाश, अनुराधा, देव भट्ट, दिव्या, गौरव, नेहा, प्रकाश, प्रीति, संजू, शुभम, शुभजीत, वीरेंद्र, विक्रम। बताइए बच्चे, कोई डाउट है? सर ये मिनरल्स जो लिखवाई थी क्रस्ट में और ओवरऑल अर्थ पे,
है ना? तो उसमें मैग्नीशियम क्रस्ट वाला जो था वो सिर्फ कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के लिए था क्या उसमें, या ओशियनिक क्रस्ट और कॉन्टिनेंटल दोनों के लिए? नहीं नहीं, दोनों मिला के पूरा आपका क्रस्ट, तो कंप्लीट एल्युमिनियम के क्रस्ट। बाद, तो एल्युमिनियम के बाद डायरेक्ट आयरन लिखा है सर, मैग्नीशियम नहीं लिखा है। एल्यूमिनियम के बाद आपका आयरन ही आता है। कुछ चीजें प्री डिफाइंड, उसका रीजन नहीं है कि यार एल्यूमिनियम के बाद आयरन क्यों ज्यादा आता है। तो आयरन के बाद मैग्नीशियम आ जाएगा सर? हाँ, आयरन के बाद आप मैग्नीशियम को एडजस्ट कर सकते हो। देखो, एल्यूमिनियम के बाद मैग्नीशियम आना चाहिए राजकुमार, टेक्निकली एल्यूमिनियम के बाद मैग्नीशियम आना चाहिए, बट आयरन लिखाने का ऑब्जेक्टिव यही है बिकॉज यूपीएससी क्वेश्चन आयरन से ही पूछ रही है। वो या तो परसेंटेज पूछ रहे हैं या तो आयरन को बीच में घुसा के आपसे ऑर्डर गड़बड़ करवा रहे हैं। याद रखना, वो कभी भी लाइन से नहीं देगी आपको, बीच में कहा गायब करके ऊपर वाले को साथ में लेके आएगी या नीचे वाले को साथ में लेके आएगी। सो यू हैव टू प्रिपेयर अकॉर्डिंग टू द एग्जामिनेशन, ठीक है? ओके सर। यस। एनीवन, एनी अदर डाउट्स? ये वन ऑन वन इंटरेक्शन फीचर आप लोग एंजॉय नहीं करते क्या? कम से कम बात ही करो खुल के। मतलब पहले दिन ही क्लास में एकदम अजीब सी शक्ल, सर पता नहीं क्या पढ़ा दिया, तो सब ऊपर से चला गया हमारे, ऐसा सीन है। नो सर। बाकी बच्चे नो सर। बताइए बताइए। सर आपने पढ़ाया जो क्या कहते हैं लिथोस्फीयर में प्रेजेंट जो रॉक्स है उनका टेम्परेचर इतना हाई है और सर उतना ज्यादा प्रेशर है, जो जो वाटर है तो सर सन के एब्सेंस में भी वो इवेपोरेट हो जाएगा सर। लगाया दिमाग? मुझे ये बताओ, मैंने आपको अभी इवेपोरेशन पढ़ाया, नो सर। सन का कॉन्सेप्ट पढ़ाया, नो सर। इंसोलेशन पढ़ाया? नो सर। मुझे एक बार तसल्ली के साथ पढ़ा लेने दो, उसके बाद अगर आपका क्वेश्चन फंसता है, आपका डाउट बचता है, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है? बट फॉर यस नाउ प्लीज हैव पेशेंस, अभी आप इंसोलेशन वगैरह कनेक्ट नहीं कर पाओगे, ओके? यस सर। देव भट्ट, एनी डाउट्स? No, sir. But I enjoyed the class and your energy also. The way you एंजॉय conduct द the class. क्लास एंड, The way you conduct the class. मतलब मुझे अच्छा लगे इसलिए बोल रहे हो या दिल से बोल रहे हो? Sir, खुद से बोल रहा हूँ. This is my compliment to you. थैंक यू सो मच। देव भट्ट, एनडीए बैच राइट? Yes, sir. स्ट्रैटेजी एंड ओरिएंटेशन सेशन प्लीज देख लेना, Okay, ओके? sir. अटेम्प्ट दिए एक भी? नहीं सर, ये पहला है. गुड। क्लास 12th? Yes, sir. ओह माय गॉड। पीसीएम? Commerce. बहुत अच्छे, गुड, आई लाइक इट, गुड। पीसीएम होता तब दिक्कत थी, कॉमर्स है तब हो जाएगा, कॉमर्स में प्रॉब्लम नहीं है। चलो गुड। Sir, I am also from commerce team. कौन है कॉमर्स से? Sir, Shubham. शुभम, यू आर फ्रॉम कॉमर्स? नहीं, कॉमर्स वालों के लिए ठीक है, कॉमर्स के लिए ठीक है, ह्यूमैनिटीज के लिए ठीक है। पीसीएम वाला अगर कोई बच्चा है तो उसको दिक्कत आएगी। अब आपको स्ट्रेंज लग रहा होगा कि सर पीसीएम का तो सिलेबस काफी ओवरलैप करता है। नहीं, बोर्ड्स के पेपर उठा के देखो, इतने जालिम है ये बोर्ड्स वाले, ये 1998 के जेई का सवाल पूछते हैं, है ना? एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, देखो मैं तो क्रिटिसाइज करता हूँ बिकॉज मेरी मैथ्स बहुत वीक है एंड थोड़ा अजीब सब्जेक्ट है यार, मुझे वो सब समझ में नहीं आता, ठीक है? टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे मैथमेटिक्स कम समझ में आती है, उतनी आती है कि अगर मैं किसी एग्जाम में बैठूं, फॉर एग्जाम्पल किसी में भी बैठूं या किसी में भी बैठा, उतनी आती है कि ठीक है चलो काम चल जाएगा, बट गॉड से मास्टरी इन मैथमेटिक्स My नॉट stream is पॉसिबल। PCM. नहीं नहीं, सर डीपीपी किसका आज से पीसीएम है? स्टार्ट होगा सर? हाँ वीरेंद्र। जी, डीपीपी आज से स्टार्ट होगा या कल से? डीपीपी अभी टच मत करना, डीपीपी बंद तो गई है बट उसको टच मत करना, अभी पूरा टॉपिक कंप्लीट करवाने दो, स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, उसके बाद आप उसको टच कर सकते हो, अभी बहुत सारे Okay. क्वेश्चंस नहीं सॉल्व होंगे, ठीक है? अभी तो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ का सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बचा है। मैंने आपको क्या बताया कि सॉरी, कि आपका जो क्रस्ट है, क्रस्ट इज सॉलिड, अंदर आप गए सेमी सॉलिड, उसके बाद फिर आप वही कॉन्सेप्ट लगाओगे कि सर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो लिक्विड होना चाहिए, बट फिर प्रेशर और ज्यादा बढ़ गया तो प्रेशर डोमिनेट कर गया तो सॉलिड। बट अभी धीरे धीरे अभी कई सारे कॉन्सेप्ट्स इसमें निकल के आएंगे, मैं अभी सस्पेंस ओपन नहीं करूंगा बिकॉज इट इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट, तो बेटर है कि आप कल की क्लास में आए तो आपको चीजें और अच्छे से समझ में आएंगी। क्लियर है? यस गर्ल्स सर। ब्रिगेड, एनी डाउट?
we have Sanju, we have Divya, we have Preeti, and we have Anuradha. No doubts? Strange यार. सर आज की हाँ क्या? सर आज की क्लास का पीडीएफ आज ही मिल जाएगा? नहीं नहीं, 10 दिन बाद दूंगा. 10 दिन बाद दूंगा, ऐसे नहीं दूंगा मैं. आज कैसे दे दूंगा? कैसी बातें कर रहे हो आप? कल की क्लास का कल मिला ना, तो आज की क्लास का आज ही मिलेगा. ऐसे क्वेश्चंस आप लोग ही पूछ भी सकते हो. एज एक्सपेक्टेड. नो गर्ल्स क्वेश्चंस. चलिए और बताइए अनुराधा, दिव्या, संजू, एनी डाउट्स? या एंड करें अब? देव बट इतना सीरियस क्यों हो? No, sir, I'm not serious. कहाँ पे बैठ के पढ़ाई कर रहे हो? सोफे पे या बेड पे? तो सोफे पे. गुड. अब टेबल चेयर पे नहीं बैठ सकता. ये भी हैबिट सही है. चलो गाइस, एनी डाउट्स और शुड बी एंड? अनुराधा आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? क्या हो गया? क्लास गई ऊपर से? नहीं सर. यार अगर मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ गाइस, प्लीज नोट, अगर आपको ये टफ लग रहा है ना, आप क्लाइमेटोलॉजी में पागल हो जाओगे. आई एम सीरियस. आपका दिमाग घूम जाएगा, उसमें ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं. अभी तो मैंने कुछ टच नहीं किया है, ठीक है? अभी मैंने कुछ भी टच नहीं किया. जितना बेसिक से पढ़ा सकता हूँ उतना बेसिक से पढ़ा रहा हूँ. आप एमॉक, सैम, मेंटल प्लूम ये सब पढ़ोगे तो क्या होगा आपका? मैं फिर कह रहा हूं, बिना इस क्लास को रिवाइज किए कल की क्लास में मत आना, क्योंकि इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ गया तो वॉल्केनो, अर्थक्वेक, रॉक्स, सब चीजें चली जाएंगी. लैंडफॉर्म्स गया, वो गया तो क्लाइमेटोलॉजी में दिक्कत आएगी. क्लाइमेटोलॉजी गई तो ओशियनोग्राफी बिल्कुल समझ में नहीं आएगी. फिजिकल ज्योग्राफी गई तो फिर झेल जाओगे पेपर में. बिना रिवाइज किए मत आना. 2 से 3 बार पढ़ो, समझ में आ जाएगा. लेक्चर मिलेगा, 2x पे लगाओ, देखो. विदाउट रिविजन कल की क्लास में मत आना. आओगे भी तो, क्योंकि आपको पता ही है कि कल की क्लास में क्या होने वाला है. पहले कोई भी एक बच्चा जैसे देव भट्ट जैसा पॉइंट आउट होगा, उसके बाद देव भट्ट जो भी मैंने आज पढ़ाया उसको एक्सप्लेन करेंगे. राइट देव? सबको आप एक्सप्लेन Sir. करोगे. एक्सप्लेन कर लिया तो वेल एंड गुड. नहीं कर पाए तो पहले आप पुरानी क्लासेस कंप्लीट करोगे, उसके बाद ही नई क्लास में आ पाओगे. ठीक है? थोड़ा सा मुस्कुरा लिया करो, इतना सीरियस होके बैठे हो, है ना? बाकी बच्चे एंड करें फिर. यस सर. Yes, sir. वीरेंद्र विक्रम एंड वी हैव वीरेंद्र विक्रम, आकाश, आकाश, देन और कौन रह गया? प्रीति. Yes, sir. नेक्स्ट डिबेट कब है? Sir, I think 20 May. 20 में को. अच्छा, और ये मेंटल की टोटल लेंथ क्या है? Sir, 2,900 kilometers. और देख लो कॉपी में. Sir, नहीं देख लो, देख लो. डिबेट की डेट याद है? अभी पढ़ाया मेंटल, उसकी डिस्टेंस नहीं याद है? sir, मैं उसका भी श्योर नहीं हूँ डिबेट का. अच्छा अच्छा. नहीं, इसमें आपको श्योरिटी लानी पड़ेगी. डिबेट एक बार आप श्योर ना हो ठीक है, बट इसमें श्योरिटी लानी पड़ेगी, नहीं तो क्वेश्चंस में फिर यूपीएससी श्योर नहीं हो पाएगी कि रोल नंबर डालना है कि नहीं पीडीएफ में. Yes, sir. ठीक है? हाँ, तो मिस नहीं करना. चलो, आकाश एंड वीरेंद्र विक्रम. यस सर. ऐसे पर्सनली पूछना पड़ता है, कोई डाउट है तभी यस सर, नो, सामने से नहीं. आई डोंट हैव एनी डाउट्स. नो डाउट्स? नो सर. तो कुर्सी पे घूम लो पहले. अच्छा, कैसे ऐसी कुर्सी पे पढ़ाई हो जाती है? मतलब नींद नहीं आती? नहीं सर, वो मतलब मैं पहले बैठता था ना, तो मेरा पीसीएम सब्जेक्ट है और मेरे को लंबा लंबा देर बैठना पड़ता था, तो बेड पे पीठ में दर्द हो गई थी मेरे को फिर. आर्मी में जाना ना? यस सर. AK-47 जो गन होती है उसका लोड कितना होता है, वेट? I think 5 around 40 kg. कितना? 40 kg. अरे यार, to 6 kg रहेगा सर. मैं क्या बताऊं यार, 40 किलो का गन उठा के भाई कैसे चलोगे ऐसे? P2 है 40 kg. हाँ 40. Sorry sir. 40 kgs उठाया है कभी 40 किलो?
नहीं सर, उठाना पड़ेगा 3 मंथ प्रोबेशन में। 40 किलो की गन नहीं आती यार, सॉरी सर, ठीक है। प्रोबेशन में होगा सर, पिट्टू में। नहीं नहीं, प्रोबेशन वगैरह वो पैरा एसएफ की बात नहीं कर रहा मैं, वो इंसान नहीं होते, वो साक्षात सर उसी जाने की दो, मैं बात ठीक कर है। रहा हूँ सर। नहीं, पैरा एसएफ वाले इंसान नहीं होते भाई, नहीं नहीं, पैरा एसएफ वाले इंसान नहीं होते। अच्छा, पैरा एसएफ की ट्रेनिंग करने के बाद तुम जीवन में कुछ भी कर सकते हो, मतलब एक ये भी सिग्निफिकेंस है उसका। हाँ होगा शायद। देव भी लाइक बस किसी तरह आर्मी में घुस जाऊं, पैरा एसएफ तो देखा जाएगा फिर, राइट। चलिए यस सर। अभी इस क्लास को एंड करते हैं। गाइस एनी डाउट्स? नो सर। नो सर। No, sir. गौरव No, sir. गौरव 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 No, sir. डाउट्स? चलिए फिर मिलते हैं बाद में। बाद में क्या, अभी 15 मिनट बाद वर्ल्ड मैप की क्लास है। मैप की बुक के साथ आइएगा, तब तक पानी वानी पी लो, लिंक मैं आपको नहीं फॉरवर्ड कर दूंगा। सभी बच्चों को जय हिंद। Thank you. जय सर। मोस्ट वेलकम। जय हिंद जय हिंद। Yes, sir. हाँ जी थैंक यू सर। बताइए, दिक्कत परेशानी नहीं? नो सर। No, sir. मैप की क्लास में मिलते हैं। हाँ बताओ, कौन है सर? सर बताइए। ऑल राइट, No, sir. मैप की क्लास में मिलते हैं।